स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम आरती है। हम 3 बहनें थीं। हम लोग गुवाहाटी में रहते थे। यहाँ मेरे पापा फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने हमें जिंदगी का हर सुख चैन दिया था। 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हमारे ही शहर में मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। मेरी दीदी का नाम स्वाति था। स्वाति दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि ये रिश्ता मेरे पापा की मर्जी से हुआ था। मेरे पापा इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते थे कि आज के ज़माने में भी उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की है, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने को ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। दूसरे नंबर पर मैं थी, जिसने अभी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाती थी। मुझसे छोटी मेरी बहन ऐश्वर्या थी, जो मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए मेरे मामा के शहर मेरठ चली गई थी। उसे बचपन से ही मेरे मामा से बहुत लगाव था, इसीलिए वो ज्यादातर मामा के घर पर ही रहती थी। कभी कभी हमारे घर आया करती थी, लेकिन अब तो वो मास्टर्स कर रही थी, इसलिए अब काफी समय से यहाँ नहीं आई थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक लड़का शामिल हुआ। उस लड़के से मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त की शादी में हुई थी। जब वो लड़का वहां पर आया हुआ था, वो बार बार मुझे देख रहा था। मैंने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी लड़कियां दोस्त रह चुकी थीं जिनकी दोस्ती लड़कों से थी और अभी भी थी। उसका नाम नवीन था। नवीन ने जब मुझे शादी में देखा तो वो मेरा दीवाना हो गया था। वो भी अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था। दरअसल वो बारात की तरफ से आया हुआ था और दूल्हा उसका दोस्त था। जब मैं शादी हॉल के वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, तो अचानक मेरी उससे टक्कर हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान अपने दुपट्टे को संभालने में था और वो भी शायद हाथ में मोबाइल लेकर उस पर ध्यान देता हुआ सामने से चलकर आ रहा था। इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने मुझे सॉरी कहना शुरू कर दिया। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर गलती उसकी नहीं, बल्कि हम दोनों की थी। फिर मैं आगे बढ़ गई थी, मगर वो मुझे लगातार देख रहा था। मैं वॉशरूम से जब वापस आई, तो मैंने उसे उसी जगह खड़े हुए देखा था। उसने कहा कि आप मुझे बता सकती हैं कि जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? मैंने कहा कि आपको इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं दिख रहा? तो वो कहने लगा कि अरे नहीं, मैं समझ रहा था कि कहीं ये भी लेडीज वॉशरूम ना हो। मैं उसको देखते हुए आगे बढ़ गई थी। वो बेवकूफ़ था या मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा था, ये तो मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन उससे दूसरी बार मेरी टक्कर खाना खाते समय हुई थी, लेकिन अब की बार मेरी प्लेट उसके कपड़ों पर जाकर गिर गई थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने उसे जल्दी से सॉरी बोला, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी गलती मेरी थी। जब मैं अपने मोबाइल में ध्यान लगाए हुए खाने की प्लेट हाथ में लेकर टहल रही थी, अचानक मेरी हाई हील की वजह से मेरा पैर मुड़ गया। वो मेरे करीब से गुजर रहा था। मैंने उसे सहारा लेकर पकड़ने की कोशिश की और मेरे खाने की प्लेट उसके कपड़ों पर जा लगी। उसके कपड़ों पर दाग लग गए थे। इस बार मैंने उसे सॉरी बोलने में देर नहीं की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी ना? मैंने कहा कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके कपड़े गंदे हो गए। वो हंसने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर अपने कपड़ों को साफ कर लेता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चली गई और उससे कहा कि लाइए, मैं साफ कर देती हूँ। मैंने अपना रुमाल पानी से गीला किया और जितना हो सका उसके कपड़ों से दाग साफ कर दिए, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर पीलेपन के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके कपड़े बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ करीब में ही रहता हूँ, अभी जाकर कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ, लेकिन काफी रात हो गई है, सोच रहा हूँ कि अब अपने घर ही चला जाऊं। मैंने कहा कि आपने खाना खाया या नहीं? तो वो कहने लगा कि नहीं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मुझे थकान हो रही है, अब मैं अपने घर जाऊंगा, कपड़े चेंज करके फिर आऊंगा, बस मन कर रहा है कि मैं अपने घर जाकर आराम करूं। मैं शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने कहा कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया। तो वो कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया है ना? मैंने कहा कि अच्छा, एक काम करते हैं, आप खाना का लीजिए, उसके बाद आप चले जाना। वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं मार्केट से खाना ऑर्डर करके खा लूंगा,
अब मेरे कपड़े ज़्यादा खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, वरना यहाँ मौजूद मेहमान मेरी मजाक बनाने लगेंगे। वो बेचारा वहाँ से उसी समय चला गया था। मुझे अफसोस हो रहा था कि वह खाना खाए बिना ही चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर को वापस आ गई थी। हमारे घर का काफ़ी खुला माहौल था। ऐसा नहीं था कि हमारे पापा ने हमें किसी कैद में रखा हो, मगर मेरे पापा हमसे फिर भी यही कहते थे कि मेरी दी हुई आज़ादी का तुम लोग कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाना। उधर मेरी बहन मेरठ में मामा के घर ही रहती थी और उनके घर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि उसकी शादी मेरे मम्मी पापा ही करेंगे। 2-3 दिन इसी तनाव से गुजर गए थे। जब फिर से मेरा सामना उस लड़के से हुआ, मैं बस स्टॉप पर खड़ी हुई अपनी बस के आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जाने के लिए बस में ही सफ़र करती थी। वो सड़क पर मुझे नज़र आया तो अब की बार उसने मुझे आवाज़ लगाकर हाय बोला था। मैंने कहा, आप? तो वो कहने लगा, क्या आप किसी और का इंतज़ार कर रही हो? मैंने कहा कि मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाने में लेट हो रहा है, बस अभी तक नहीं आई। वो बाइक पर था। कहने लगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट तक छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, बस आती ही होगी। मैं चली जाऊंगी, मगर वो बहुत जिद करने लगा और कहने लगा, उस दिन के लिए आप मुझे अभी भी शर्मिंदा लग रही हो, तो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए ही आप मेरा कहना मान लो, मुझे अच्छा लगेगा। अब उसके ज़्यादा जिद करने पर मैं उसकी बाइक पर बैठ गई थी। मैंने देखा था कि वो बहुत खुश नज़र आ रहा था और फिर उसके बाद उसने मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ड्रॉप कर दिया था। वो कहने लगा कि आप यहाँ पर जॉब करती हो, यहाँ तो मेरा दोस्त भी जॉब करता है। मैंने कहा कि अच्छा, और फिर मैं मुस्कुराते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर आ गई थी। वो मुझे जाते हुए बड़ी दूर तक देखता रहा था। अभी मैं उसको सिर्फ इतना ही जानती थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरा टकराव से बढ़ता ही जा रहा था। 2-3 दिन बाद फिर से मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा। आज भी बस लेट थी और फिर वो मुझे छोड़ने चला गया था और अब धीरे-धीरे हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने-अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। वैसे तो बातों-बातों में पहले उसने ही मुझसे मेरा नंबर मांगा था। उसका नाम नवीन था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करने लगे थे। मुझे नवीन का साथ बहुत पसंद आ रहा था। पहली-पहली मोहब्बत का एहसास था, इसीलिए मैं बहुत खुश रहने लगी थी। अभी नवीन और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम दोनों ने अपनी मोहब्बत के बारे में अभी किसी को नहीं बताया था। हर रोज़ मुझे नवीन बस स्टॉप से ले जाता था और रात को मेरे घर से थोड़ी दूरी पर मुझे ड्रॉप कर दिया करता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मेरे पास ऐश्वर्या की कॉल आई। ऐश्वर्या मुझे महीने में 1 या 2 बार कॉल कर लिया करती थी। वो गुस्सा हो रही थी। कहने लगी कि दीदी, आजकल आप मुझसे बात नहीं करते। आखिर आपको हो क्या गया है? अब मैं उसे क्या बताती कि मैं नवीन के साथ ज़्यादातर बिज़ी रहती थी। मैंने उसे कहा कि तुम घर कब आ रही हो? वो 1 हफ्ते के लिए गुवाहाटी आ रही थी। मैं ये खबर सुनकर खुश हुई थी। स्वाति दीदी ने कहा था कि वो भी हमारे घर तभी आएगी जब वह भी आएगी। स्वाति दीदी भी हमारे घर बहुत कम आया करती थी, लेकिन अब मुझे एक नई खबर सुनने को मिली थी। पापा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। पापा का कहना था कि अब आरती की शादी की उम्र हो गई है, मगर मैं तो नवीन से प्यार करती थी। उसके अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? मैंने फौरन ही कॉल करके नवीन को इस बारे में बता दिया। नवीन कहने लगा कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी से नहीं होगी। मैंने कहा, तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो ना। वो कहने लगा कि मेरे माता-पिता तो इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद थी कि जब नवीन मेरे घर आकर मेरे मम्मी-पापा से मेरा हाथ मांगेगा, तो वो फौरन ही राजी हो जाएंगे। मजबूरन मुझे स्वाति दीदी को घर बुलाकर नवीन के बारे में सब कुछ बताना पड़ गया था। स्वाति दीदी ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? पापा ने तुमसे मना किया था ना कि उनके भरोसे को तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, तुम जॉब करती हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर लड़कों से मिलो। मैंने कहा, दीदी मैं किसी लड़कों से नहीं मिलती। मैं तो बस नवीन से प्यार करने लगी हूँ और नवीन के साथ कौन सा मैं भागकर शादी करने जा रही हूँ। नवीन तो इज्जत से ये रिश्ता लेकर आएगा। दीदी ने कहा कि चलो अच्छा है, वो यहाँ अपने माता पिता को लेकर आ जाएगा
तो शायद पापा तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने दीदी को साफ साफ बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं हैं और ना ही कोई बहन भाई है। उसका शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। वो किसी दूसरे शहर का रहने वाला है और डॉक्टर है, किसी अस्पताल में ड्यूटी करता है। यहाँ पर वो अपनी जॉब के सिलसिले में ही आया हुआ है, लेकिन उसका ड्रीम है कि वो अपना अलग क्लिनिक खोलना चाहता है। शादी के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा और वहीं पर क्लिनिक खोलेगा। स्वाति दीदी ने जब सुना कि लड़का डॉक्टर है, तो वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर है तो अच्छे पैसे कमाता होगा। अगले दिन दोपहर का समय था, जब नवीन हमारे घर मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए आया। मेरी मम्मी और दीदी को तो वो बहुत पसंद आया था, लेकिन पापा ने जब उसको अपने सामने देखा और तो और वो उनकी ही बेटी का हाथ मांगने के लिए अकेला आया था। ये सब देखकर मेरे पापा को बहुत गुस्सा भी आया था और वो हैरान भी हुए थे। उस समय तो पापा ने नवीन से कह दिया था कि हम तुम्हें सोचकर जवाब दे देंगे, लेकिन उसके जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मम्मी कहने लगी कि आखिर इस लड़के में क्या परेशानी है, देखने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। पापा कहने लगे कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी भी राह चलते के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं? इसका कोई परिवार नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेटियों की शादी इतनी आसानी से नहीं की जाती। मुझे पापा के इनकार करने की ये वजह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि कोई खास वजह नहीं थी। मैंने उसी समय हंगामा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नवीन से ही करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। पापा ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, बैठी रहो कुंवारी, मगर मैं तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं करवाऊंगा, जैसे तुम्हारी बहन की शादी की है, देखभाल कर इसी तरह से तुम्हारी भी शादी करूंगा। मैंने पापा से कहा, पापा दीदी अपने ससुराल में खुश रहती हैं, वो उनका भाग्य है, मैं भी अपने ससुराल में खुश रहूंगी। नवीन बहुत अच्छा लड़का है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मगर पापा तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने दीदी और मम्मी को अपनी तरफ कर लिया था। मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करवाऊंगी। मैं भी जिद पर अड़ गई थी। अब इतने लोगों के सामने अकेले पापा की क्या चलनी थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो जाएगी, मगर मैं तुमसे सारे संबंध खत्म कर दूंगा। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, पापा अभी नाराज है, इसलिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। मैंने जब नवीन को बताया कि मेरे पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ था और सिंपल तरीके से मेरी नवीन के साथ शादी हो गई थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं उसकी पत्नी बन गई थी। मेरी शादी में ज्यादा कोई शामिल नहीं हो सका था। सिर्फ मेरी दीदी माँ और पापा, सिर्फ इतने ही लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्य को भी हमने नहीं बुलाया था। ऐश्वर्य को जब ये सब पता चला, तो वो बहुत नाराज हुई थी, लेकिन अभी उसके आने में बहुत समय था और अक्सर वो घर तभी आती थी जब उसके कॉलेज की छुट्टियां होती थीं। उसके आने के चक्कर में अगर पापा का फैसला बदल जाता, तो मैं क्या करती? वैसे भी मेरे पापा बड़ी मुश्किल से कोई फैसला करते थे। मेरी शादी तो नवीन के साथ जैसे तैसे हो गई थी। मेरे पापा ने मुझे विदा भी कर दिया था, मगर घर से जाते समय उन्होंने कहा था कि कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो यहाँ कभी मत आना। मैं खामोशी से घर से निकल आई थी। नवीन ने कुछ दिन तो मुझे अपने साथ यहाँ एक बड़े से घर में रखा था। नवीन ने कहा था कि ये घर उसने किराए पर लिया है। मैं तो इस घर को देखकर चौंक गई थी। ये घर बहुत बड़ा था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा घर नवीन किराए पर भी ले सकता है। इस घर को देखकर लगता था जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि कोई होटल है। घर में पूरी तरह से साफ सफाई थी और 2 नौकरानियां भी थीं। नवीन ने कहा था कि हम इस घर में सिर्फ 1 महीना रहेंगे, फिर जब मैं अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा तो वहां जाकर मैं अपना क्लिनिक खोल लूंगा। मैंने नवीन से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? नवीन ने मुझे बताया कि मेरा घर मेरठ में है, क्योंकि अभी मैं 3 महीने से ही नवीन को जानती थी और शायद इन 3 महीनों में वो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा किया करता था, बल्कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत कम ही दी थी। मैंने जब सुना कि वह मेरठ में रहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी।
मैंने उसे बताया कि मेरे मामा का घर भी मेरठ में ही है और वहीं पर मेरी बहन भी रहती है। मैं नवीन के साथ बहुत खुश थी। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देता था। सुबह सुबह हॉस्पिटल चला जाता था, जबकि शाम को जब वो घर आता तो मेरे लिए कोई न कोई महंगा सा तोहफा लेकर आया करता था। 1 महीने बाद वो मुझे लेकर मेरठ चला गया था। यहाँ आने के बाद भी मैं उसका घर देखकर चौंक गई थी। इसका घर नहीं, बल्कि ये तो बड़ा सा बंगला था। मैंने नवीन से कहा, क्या ये तुम्हारा घर है? नवीन कहने लगा कि हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरे दिमाग में अचानक से ना जाने क्यों एक सवाल पैदा हुआ था, जो मैं नवीन से करना चाहती थी, मगर उस समय उसकी खुशी देखकर नहीं कर सकी थी। वो सवाल ये था कि नवीन का इतना बड़ा बंगला था और उधर गुवाहाटी में उसने मुझे बड़े से घर में रखा हुआ था। अगर उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो फिर उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? वो क्यों गुवाहाटी अस्पताल में जॉब करने के लिए गया था? उस समय मैं खामोश रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने बातों ही बातों में जब नवीन से ये बात पूछी, तो नवीन ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन मैं इसी तरह से नवीन के साथ रहती रही। मैं बहुत खुश थी। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। उसने घर में मेरे लिए हर तरह की फैसिलिटी मौजूद की हुई थी। उसकी बड़ी सी गाड़ी भी थी। मैं यही सोचती थी कि जब उसके पास सब कुछ है, तो उसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए था, या फिर उसे अपना क्लिनिक खोलने की या अस्पताल में जॉब करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि उसका तो खुद का अपना अस्पताल होना चाहिए था। और वो मेरी बातों का जवाब मुझे सही तरीके से क्यों नहीं देता था। यहाँ आने के बाद मैंने नवीन के अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस किए थे। वो ये थे कि जितनी मोहब्बत वो मुझसे गुवाहाटी में किया करता था, उतनी मोहब्बत मुझसे यहाँ रहकर नहीं कर रहा था। ज़्यादातर वो यहाँ बिज़ी रहता था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ बिज़ी रहते हो, घर में भी बहुत कम रुकते हो। वो कहने लगा कि मैं अपना क्लिनिक खोलने में बिज़ी हूँ। अब तुम देखना, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आया करेंगे। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा पति अपने क्लिनिक में पेशेंट को देखने लगा था। मेरे पति ने क्लिनिक कहाँ खोला था, ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था और ना ही वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। मैं सारा दिन अकेली घर में बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि मैं ऐश्वर्या से बात करती हूँ। उसे बताती हूँ कि मैं यहाँ मेरठ में ही आई हुई हूँ। जब मैंने ऐश्वर्या को कॉल करके ये बताया, तो वो बहुत ही खुश हुई थी। मैंने उसे मिलने के लिए कहा, तो ऐश्वर्या कहने लगी कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। अगर तुम फ्री हो, तो तुम ही यहाँ पर आ जाओ। मैंने फ़ोन करके नवीन को बता दिया था। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दी थी। इस तरह मैं जब ऐश्वर्या से मिलने गई, तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने मेरी मुलाकात अपने साथ पढ़ने वाली अपनी फ्रेंड प्राची से भी करवाई थी। प्राची से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे बिहेवियर की लड़की थी। थोड़ी देर अपनी बहन से मिलने के बाद मैं अपने घर को वापस आ गई थी, लेकिन यहाँ पर रहते हुए मेरी ऐश्वर्या से लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी। ऐश्वर्या को शिकायत थी कि अभी तक उसने अपने जीजू को नहीं देखा। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ही यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है। मेरे घर आओगी, तभी तो मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाऊंगी। लेकिन उसका कहना था कि अभी उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसने कहा कि जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर ही नहीं आऊंगी, बल्कि कुछ दिन आपके साथ ही रहूंगी। जब से मेरे पति ने अपना क्लिनिक खोला था, तब से वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए थे। वो मुझे हर रात ढेर सारे पैसे लाकर दिया करते थे। वो मुझसे कहते थे कि तुम इन पैसों की शॉपिंग करो या जो चाहे करो, ये सब तुम्हारे ही तो है। मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति तो ज़्यादातर काम में ही बिज़ी रहता था, इसलिए मैं अकेले ही ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। लेकिन मैं कंफ्यूज इस बात से थी कि आखिर मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे ही मरीज मेरे पति से अपना इलाज करवाते हैं। मेरा पति तो दिन ब दिन और अमीर बनता जा रहा था। मैंने अपने पति से पूछा कि मुझे आपका क्लिनिक देखना है। मेरे पति ने कहा कि तुम वहां जाकर क्या करोगी? वहां तो ढेर सारे पेशेंट्स होते हैं। मैंने कहा,
लेकिन मुझे फिर भी वहां जाना है। उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, किसी दिन मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा, मगर वो अभी तक मुझे वहां लेकर नहीं गए थे। उधर मेरे पापा तो मुझसे अभी भी नाराज थे, मगर मेरी दीदी और मम्मी चुपके से मुझे कॉल करके मेरे हालचाल पूछते रहते थे। मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो मुझे हर तरह का ऐशो आराम दे रहा था, मगर उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। हमेशा वो अपने क्लिनिक पर रहता था, लेकिन इस दौरान मैंने एक बात भी नोटिस की थी। जब वो घर में मेरे पास होता तो किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। अब वो क्या बात करता था, ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं उसके ऐसे बिहेवियर से तंग आ गई थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहा था कि आखिर आप क्या करते रहते हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप ऐसा भी क्या काम करते हो जो आपकी इतनी कमाई हो रही है, और फिर डॉक्टर इतने बिजी नहीं रहते कि अपनी पत्नी पर भी ध्यान ना देते हो। इस बात पर मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें दुनिया का हर सुख चैन मेरे घर से मिल रहा है, तो फिर तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। उन्होंने बात मुझसे कुछ ऐसे अंदाज में कही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे दुनिया के ऐशो आराम के साथ साथ उनकी मोहब्बत की भी तो बहुत ज़रूरत थी। एक रात मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे, जब उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। मैंने खामोशी से अपने पति का मोबाइल उठाया और उसका लॉक खोलकर चेक किया तो कॉल कट चुकी थी। लेकिन मैंने देखा कि उनके मोबाइल में बहुत सी लड़कियों की फोटोज थीं। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी लड़कियों की फोटो मेरे पति के फ़ोन में क्या कर रही हैं। अभी मैं अपने पति का मोबाइल देख रही थी, जब अचानक मेरे पति ने करवट ली। मैं घबरा गई और झटके से मोबाइल मेरे हाथ से बिस्तर पर ही गिर गया। मैंने खामोशी से मोबाइल को बंद किया और अपने पति के पास ही रख दिया था, मगर मैं सारी रात फोटो के बारे में ही सोचती रही थी। जब मैं यहाँ आई थी, मुझे कहीं आने जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए रोज जाया करूंगी। एक दिन ऐश्वर्या मुझसे जिद करने लगी कि जीजू को जरूर लेकर आना। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी बहन आपसे मिलना चाहती है, लेकिन नवीन को फुर्सत ही कहाँ थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम अपनी बहन से मिलने जाती हो, यही काफी है। कभी तुम अपनी बहन को भी यहीं खाने पर बुला लो, मैं तब उससे मिल लूंगा। मुझे अपने पति की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। कुछ दिन गुजरे तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। ये खबर जब मैंने सुनी तो मैं फ़ौरन ही ड्राइवर के साथ चली गई थी। अपने पति को मैंने फ़ोन पर बता दिया था। हालांकि उनसे भी अपने साथ चलने को कहा था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं जब घर आई तो देखा कि पापा की सच में तबीयत खराब हो रही थी। मम्मी ने बताया कि पापा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें मौके पर ही इलाज मिल गया, वरना आज न जाने क्या होता। मैं धीरे धीरे पापा के करीब गई और उनके पास बैठकर मैंने जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो पापा ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया था। वो कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने कहा, पापा, मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो, मगर मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ। आपको लगता था कि नवीन को आप नहीं जानते, तो वो मुझे खुश रखेगा भी या नहीं, लेकिन वो तो मुझे बहुत खुश रखता है। पापा, अब नाराजगी खत्म कर दीजिए ना। मगर पापा मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मैं अपने पापा के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैंने कुछ दिन वहीं रहने का इरादा कर लिया था। मैंने नोटिस किया था कि यहाँ आने के बाद एक बार भी नवीन ने मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा था कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है। मुझे नवीन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। यहाँ तक कि जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की थी। आखिर वो ऐसा भी क्या काम करते थे? मैं अभी खिड़की के पास खड़े हुए नवीन को बार बार कॉल लगा ही रही थी, जब मम्मी मेरे करीब आई और कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, परेशान नजर आ रही हो। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मम्मी को नवीन की हरकतों के बारे में बता दिया। मम्मी कहने लगी कि पागल लड़की, अमीर लोग हमेशा ही बिजी रहते हैं। तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता है,
तुम्हें ऐश में रखता है, तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मम्मी ने मेरी बात को चलने नहीं दिया था। यहाँ पर स्वाति दीदी और मैं पापा की खूब सेवा किया करते थे। मैंने देखा था कि पापा दीदी से खुश रहते थे, उनसे बातें करते थे, मगर उनके सामने मुझको खूब इग्नोर किया करते थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं पापा से बात करने की कोशिश करती थी, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती थी। मुझे उनके कहे हुए सारे शब्द आज भी याद थे, मगर अब वो बीमार थे और मैं उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मैंने पापा की इतनी सेवा की कि उनका धीरे धीरे मेरी तरफ से दिल पिघलने लगा और फिर उन्होंने मुझे भी माफ़ कर दिया। इसी दौरान दीदी ने याद दिलाया कि पापा की इतनी तबीयत खराब हो गई। मम्मी, आपने ऐश्वर्या को पापा की तबीयत के बारे में बताया या नहीं? मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैंने उसे फ़ोन किया तो था, वो यहाँ आना ही कब चाहती है। पता नहीं किस मुसीबत में उलझी हुई है। कह रही है कि इन दिनों बहुत बिजी हूँ, वहाँ नहीं आ सकती। मैंने कहा कि मम्मी, कौन सी मुसीबत, कैसी मुसीबत? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी ऐश्वर्या से मुलाकात हुई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसने तो मुझसे यही कहा था कि मैं एग्ज़ाम की वजह से बिजी हूँ। क्या वो एक दिन की छुट्टी लेकर पापा से मिलने के लिए नहीं आ सकती थी? मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, वो अपनी दोस्त प्राची की वजह से कुछ परेशान है। शायद उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसी समय ऐश्वर्या को फ़ोन लगाया और उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पापा की कोई फ़िक्र नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई में इतनी बिज़ी हो गई हो कि तुम्हें पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे पापा के बारे में पता चला तो मैं मेरठ से फ़ौरन ही यहाँ भागी चली आई। मगर तुम ना जाने कैसी लड़की हो, जिसे अपने परिवार की कोई परवाह ही नहीं होती। मेरी बात सुनकर ऐश्वर्या कहने लगी कि दीदी, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। दीदी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, बताओ, क्या बात है? वो कहने लगी कि आप यहाँ मेरठ कब आ रही हो? मैंने कहा, सोच रही हूँ कि कल या परसों ही यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पापा की तबीयत अब कुछ बेहतर है। वो कहने लगी कि दीदी, प्लीज़ आप जल्द से जल्द कल ही यहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा, मगर मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है? वो कहने लगी, ये बात मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती। कल मैं आपसे मिलूंगी तभी बताऊंगी, और हाँ, आप इस बारे में घर में कुछ मत बताना। वैसे तो मैं यहाँ और रुकना चाहती थी, मगर ऐश्वर्या के इतनी जल्दबाजी करने पर मुझे अगले ही दिन मेरठ के लिए निकलना पड़ गया था। मम्मी भी समझ नहीं पाई थी कि मैं इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रही हूँ। मैंने उनसे कहा था कि नवीन मुझे बुला रहे हैं, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने ऐश्वर्या को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ऐश्वर्या ने मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके घर आ रही हूँ। मैंने उसे एड्रेस दे दिया था। इतने में मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद मैं अपने कानों में ईयरिंग पहन रही थी, जब अचानक मेरी ईयरिंग मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैंने जैसे ही उसे उठाने के लिए खुद को नीचे झुकाया तो अचानक मेरी नज़र बेड के नीचे गई। बेड के नीचे कुछ रखा हुआ था, मगर क्या? मैंने झुककर जब बेड के अंदर हाथ डालकर उस चीज़ को निकाला तो वो तो नोटों की गड्डियां थीं। इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आए थे और मेरे पति ने पैसों को बेड के नीचे छुपाकर क्यों रखा था? मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने वो पैसे उठाकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहन आ गई थी। मैंने देखा कि वो अपने साथ प्राची को भी लेकर आई थी। प्राची, जिसको मैंने पिछले 15 दिन पहले देखा था, तब वो ऐश्वर्या के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन इस दौरान उसकी कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कमज़ोर हो गई है और बहुत परेशान भी नजर आ रही है। मैंने ऐश्वर्या से कहा, बताओ क्या बात है? ऐश्वर्या ने और प्राची ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा। प्राची ने अपना सर झुका लिया, जबकि ऐश्वर्या ने बात शुरू की। ऐश्वर्या कहने लगी कि दीदी, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने चौंक कर कहा कि क्या? 20 लाख रुपए का तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा पापा उठाते हैं। तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी भेजते हैं। ऐश्वर्या मुझसे बात करते हुए उस समय बहुत घबरा रही थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, बताओ ना, तुम्हें 20 लाख रुपए की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो वो कहने लगी कि दीदी, बस आप ये मत पूछो, मुझे पैसे दे दो। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है।
आपके लिए तो 20 लाख रुपए देना बहुत मामूली सी बात है। आपने ही बताया था ना कि जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो फिर क्या थोड़े से पैसे हमें नहीं दे सकती? मैंने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, मगर इतने सारे पैसे, आखिर इतने पैसों की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई? वो कहने लगी कि दीदी, प्राची इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा, अब प्राची को क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि दरअसल प्राची की काफ़ी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। वो एक दिन अपने भाई के साथ हमारे शहर के डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने सिर्फ पेशेंट को ही अपने केबिन में बुलाया। इसका भाई बाहर ही रह गया था। डॉक्टर ने प्राची का चेकअप किया। प्राची के पेट में दर्द था। डॉक्टर ने प्राची से कहा कि अपने कपड़े ऊपर करो, उन्हें चेकअप करना है। अब डॉक्टर तो चेकअप कर सकते हैं, इसलिए प्राची ने उनके सामने कोई शर्म नहीं की और अपने कपड़े ऊपर करके डॉक्टर से अपने पेट का अच्छी तरह से चेकअप करवा लिया। चेकअप करवाने के बाद और दवाई लेने के बाद प्राची अपने घर आ गई थी। मगर 24 घंटे गुजरने के बाद प्राची के पास व्हाट्सएप पर नए नंबर से कुछ फोटोज आए। जब उसने वो फोटो खोलकर देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो फोटो उसके ही थे और वो कुछ गंदे फोटोज थे जिसमें प्राची का पेट खुला हुआ था। उसके शरीर के कुछ अंग भी दिखाई दे रहे थे। प्राची को समझ नहीं आया कि ये फोटो कब की है। फिर उसी नंबर से प्राची के पास कॉल आई। प्राची ने कॉल रिसीव की तो कॉल पर बोलने वाले इंसान ने प्राची से कहा कि तुमने फोटो तो देख लिए होंगे। इन फोटो में तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा खुलेआम नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। प्राची ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा मत करना। उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर तुम्हें इसके बदले मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुमने मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत नहीं दी तो मैं तुम्हारे सारे फोटोज वायरल कर दूंगा और इस तरह तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। प्राची तो सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये फोटो कब और कैसे ली गई। तब उस आदमी ने बताया कि जब तुम डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवा रही थी तब की है ये फोटो। उन फोटो को कुछ इस अंदाज में लिया गया था कि वो फोटो गंदी लग रही थी और अब वो डॉक्टर इस बेचारी को ब्लैकमेल कर रहा है। इससे कह रहा है कि 20 लाख रुपए दो वरना तुम्हारे फोटो वायरल कर दूंगा। उसके घर वाले तो खुद गरीब लोग हैं, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? डर की वजह से उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसने कहा है कि अगर तुमने अपने घर वालों को या पुलिस को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं फौरन ही तुम्हारे सारे फोटोज वायरल कर दूंगा और फिर तुम सब में बदनाम हो जाओगी। इसीलिए मेरे साथ होशियारी मत करना। दीदी, मैं मामा जी से भी पैसों को नहीं कह सकती, क्योंकि इतने पैसों का इंतजाम वो भी 2 दिन में नहीं कर सकते। उस डॉक्टर ने 2 दिन के अंदर अंदर पैसे लाने को कहा है। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो इस बेचारी को बदनाम कर देगा। जीजू के पास तो काफी पैसा है, इसीलिए मैं आपके पास इसे लेकर आई हूं। तभी प्राची ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहने लगी कि दीदी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। मैं तो उसकी बात सुनकर एक गहरी सोच में चली गई थी। मेरे पास उससे कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने कहा कि देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो कहने लगी, तो फिर आप अपने पति से ले लीजिए ना, वो हमारी मदद तो कर सकते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे उस बेचारी पर दया आने लगी। मैंने कहा, चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। वैसे भी मेरे पति के पास काफी सारे पैसे थे। मैं उसी समय अपनी अलमारी के पास गई। पहले तो मेरी आंखों के सामने वही पैसे आ गए जो मुझे बेड के नीचे से मिले थे, मगर मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया और तिजोरी से 20 लाख रुपए निकालकर उन्हें दे दिए। ये पैसे मेरे पति के थे। मेरे पति की तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती थी। वो बैंक में अपने पैसे नहीं रखता था। वो दोनों खुशी खुशी वहां से चली गई थीं। मैंने कहा, मगर तुम लोग उसे ये पैसे कैसे दोगे? क्या वो तुमसे पैसे लेने के लिए आएगा? प्राची कहने लगी कि हाँ, वो हमें कहीं मिलने के लिए बुलाएगा। मिलकर ही वो हमसे पैसे लेना चाहता है। मैंने उन दोनों को अपने घर से भेज दिया था, मगर मैं बड़ी परेशान थी कि आखिर कोई डॉक्टर इतना कैसे गिर सकता है। मैं यही सब कुछ सोच रही थी। इसी तरह रात हो गई। मैं भी स्टोर रूम में मौजूद थी।
जब नौकरानी ने आकर मुझे बताया कि मालकिन मालिक घर आ गए हैं। मैंने नौकरानी से कह दिया था कि नवीन आ जाए तो मुझे बता देना। मैं जल्द ही स्टोर रूम से बाहर निकली और कमरे की तरफ जाने लगी, जब अचानक मेरे कदम कमरे के दरवाजे पर ही रुक गए थे। नवीन किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है ना? तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। कल सेंट्रल पार्क में आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और हाँ, अपने साथ किसी को लेकर मत आना। तुम अकेली ही वहाँ पर आना, वरना याद है ना कि तुम्हारे फ़ोटो अभी भी मेरे पास हैं। वो फ़ोटो तभी डिलीट होंगे जब तुम मुझे पैसे देकर चली जाओगी और मेरे हाथ में रकम आ जाएगी। कल सुबह ही 6 बजे तुम सेंट्रल पार्क में आ जाना। उस समय पार्क में सुनसान होती है। मेरे पति ने बात पूरी करने के बाद मोबाइल बंद कर दिया था। इतनी ही देर में मैं कमरे के अंदर चली गई। मुझे देखकर मेरे पति कहने लगे कि अरे तुम आ गई। मैंने कहा कि जी आ गई। मैंने आपको कितने कॉल किए, मगर आपने तो मेरी किसी कॉल का जवाब ही नहीं दिया। यहाँ तक कि आपने मुझे पलटकर कॉल करना भी ठीक नहीं समझा। वो कहने लगे कि मैं काम में बिजी था। मैंने कहा कि वैसे भी आपका कौन सा काम हो गया जो आपको बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप ऐसा कौन सा काम करते हो। नवीन कहने लगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, इस समय तुम मुझसे ये बातें मत करो। ये कहते हुए नवीन बेड पर अपने जूते उतारने बैठ गए थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, आप जैसे मामूली से डॉक्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी बात पर उन्होंने अपने हाथ रोक लिए और मेरी तरफ घूर कर देखा। कहने लगे कि तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर तुम्हें मेरे काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मगर मैं आपका काम जानना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कि देखो आरती, मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। मैं समय बहुत थक गया हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठना है। मैंने कहा, क्यों, सुबह को कहीं जाना है? तो कहने लगे कि हाँ, एक पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, सुबह मुझे उसके पास ही जाना है। मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। क्या मेरा शक करना ठीक था? मेरी समझ नहीं आ रहा था। सारी रात मेरे सर में बहुत दर्द होता रहा। मैंने उन पैसों के बारे में भी नवीन से नहीं पूछा था और ना ही उनको उन पैसों के बारे में बताया था जो मैंने प्राची की मदद करने के लिए दिए थे। लेकिन आज रात मुझे सोना नहीं था। मुझे देखना था कि आखिर मेरे पति क्या काम करते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने पति का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। मेरे पति ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दिया था। उनके मोबाइल का अलार्म बजा तो वो भी उठ गए थे और फौरन ही बाथरूम में चले गए। मैं अभी भी बिस्तर पर इस तरह से लेटी हुई थी, जैसे गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरे पति तैयार होकर जल्दी से घर से निकल गए थे। मैं फौरन ही उठी और अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। आज मेरे पति ने गाड़ी भी नहीं ली थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया था। मैं खामोशी से धीमे धीमे कदमों से उनका पीछा कर रही थी। सुबह सुबह का समय था, चारों तरफ सुनसान था। सड़क पर 2-3 लोग ही नजर आ रहे थे। मेरे पति ने किसी को सेंट्रल पार्क में बुलाया था और वो मुझसे झूठ कह रहे थे कि उन्हें किसी पेशेंट से मिलने के लिए जाना है। क्या पेशेंट सेंट्रल पार्क में आया था? अब मुझे ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ जब मेरी आंखों के सामने आने वाला था। मेरे पति सेंट्रल पार्क के गेट पर रुके। उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, मगर मैं जल्दी से पेड़ की आड़ में छुप गई। नवीन ने अपनी जेब से निकालकर मफलर अपने चेहरे पर लपेट लिया और फिर वो अंदर जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मैं उनको दूर से खड़े हुए देख रही थी। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वो इधर उधर देखने लगे। मोबाइल उन्होंने अपने कान पर लगा लिया था और फोन पर बात करने वाले इंसान से वो कह रहे थे कि तुम कहाँ हो? मैं यहाँ इधर बच्चों वाली स्लाइड के पास खड़ा हुआ हूँ, पेड़ के नीचे। मैं भी इधर उधर देख रही थी कि आखिर कौन है जिनसे मिलने के लिए आए हैं और उन्हें अपना चेहरा भी छुपाना पड़ा। लेकिन मेरी नज़र अचानक प्राची पर पड़ी, जिसके हाथ में छोटा सा बैग था और वो उसे लेकर धीमे धीमे चलते हुए मेरे पति के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। प्राची ने वो पैसे मेरे पति को दे दिए। ये सब देखकर मैंने अपने मुंह पर हाथ लगा लिया। क्या जो मैं आज अपनी आंखों से देख रही थी
वो सब सच था? क्या वो डॉक्टर जो प्राची को ब्लैकमेल कर रहा था, वो मेरा पति ही था? क्योंकि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। वो पेड़ के पास से हट गए थे और उन्होंने प्राची को इशारा दिया था कि वो बैग वहीं पर छोड़ दे और खुद वहां से चली जाए। जब प्राची वहां से चली गई तो मेरे पति ने वो बैग उठाया और वो जल्दी से वहां से फरार हो गए। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं फौरन ही वहां से भागकर निकल आई थी और जैसे ही मैं घर आई तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन ऐसे इंसान हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। डॉक्टर तो मरीजों के लिए भगवान समान होता है, मगर मेरा पति तो एक हैवान बन चुका था। अब मुझे समझ आया था कि मेरे पति के फोन में लड़कियों के फोटोज क्या कर रहे थे। मैं समझती थी वो उनके मरीजों के फोटो हैं, मगर वो तो अपने पेशेंट के गलत तरीके से फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। उनका गलत फायदा उठा रहे थे और उनकी जितनी भी काली कमाई है वो सब उनकी अपनी नहीं, बल्कि उन बेबस लड़कियों से लिया हुआ पैसा है। लेकिन मैं अपने पति की ये हरकत खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब मुझे समझ आया था कि मेरा पति इतना बिजी क्यों रहता है। मैंने अपने पति पर पूरी नजर रखनी शुरू कर दी थी। मेरे पति वो पैसे लेकर कहाँ गए थे, ये तो मैं नहीं जानती थी। उनका क्लिनिक कहाँ था, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मैंने हर कदम पर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे अपने पति के खिलाफ अब कुछ भी करके सबूत इकट्ठे करने थे और उनको रंगे हाथों पकड़वाना था। मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो इतना घटिया इंसान हो। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पापा ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। हमें किसी भी राह चलते इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान का बैकग्राउंड उसके सही होने की पहचान होता है, इसलिए हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता निकाल लेना चाहिए। मगर मैं तो इस इंसान की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने हमेशा इस पर अंधा विश्वास किया। मेरा पति जब भी घर आता तो मैं उस पर नजर रखती कि वो क्या करता है, किससे बात करता है। दरअसल मेरा पति सारा दिन मरीजों को देखता है। जवान और खूबसूरत लड़कियां जब उसके क्लिनिक पर आती हैं तो वो उन्हें फंसाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसने अपने केबिन में कैमरे लगवाए हुए हैं। जब जब वो लड़कियों का चेकअप करने के लिए उनके करीब जाता, उनके शरीर के अंग को अच्छी तरह से चेक करता। उसी समय कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता। लड़कियों का नंबर उसे दवाई के पर्चे से ही मिल जाता, क्योंकि लड़की अगर पेशेंट होती है तो रिसेप्शन पर ही पर्चे पर उसका मोबाइल नंबर भी लिख दिया जाता है। मेरा पति बहुत चालाक था और बड़ी चालाकी से इस काम को अंजाम दे रहा था। मैंने सब कुछ प्राची और ऐश्वर्य को बताया। मैंने प्राची से माफी मांगी कि तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। मैंने प्राची से कहा कि मेरे पति ने अब क्या कहा है, वो तुम्हारी फोटो डिलीट कर देगा या नहीं। प्राची कहने लगी कि हाँ, उन्होंने फोटो तो डिलीट कर दिए और पैसे लेने के बाद उन्होंने कोई कॉल भी नहीं किया। उसने मुझे शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आई हूँ। ऐश्वर्य कहने लगी कि दीदी, अब आपको जीजू की हकीकत पता चल गई है, तो क्या करना है? मैंने कहा कि मैं अपने पति की हकीकत दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। मैं प्राची ही नहीं, बल्कि प्राची जैसी उन सारी लड़कियों को बचाना चाहती हूँ जो मेरे पति की हरकतों का शिकार हो रही हैं। इस तरह मेरा पति बहुत पैसा कमा रहा है। उसका पैसा कमाने का यह बहुत गलत तरीका है। मैं उसे रोकना चाहती हूँ। ऐश्वर्या कहने लगी, मगर दीदी कैसे? मैंने कहा, तुम इस सब में मेरी मदद करोगी। ऐश्वर्या चौंक कर कहने लगी कि मैंने कहा कि हाँ तुम। मेरा पति तुम्हें नहीं जानता और अब जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ऐश्वर्या पेशेंट बनकर मेरे पति के क्लिनिक पर चली गई थी। वहां रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट ने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी बहन ने दे दी थी। काउंटर फीस के पैसे भी जमा कर दिए थे और पर्ची पर मेरी बहन का नंबर भी नोट कर लिया गया था। मेरी बहन भी जवान और खूबसूरत लड़की थी। ऐश्वर्या मेरे पति के केबिन में गई तो मेरा पति उससे पूछने लगा कि आखिर आपको क्या परेशानी है। ऐश्वर्या ने कहा कि मेरी कमर में और पेट में बहुत दर्द है, तो वो उसे पर्दे के पीछे लेकर चला गया। उसने ऐश्वर्या से लेटने के लिए कहा। ऐश्वर्या लेट गई और उसने धीरे धीरे उसके पेट से कपड़े उठाने शुरू किए। वो मेरी बहन को अलग अलग जगह से छू भी रहा था। मेरी बहन से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर फिर भी
उसे सब कुछ सहना था, क्योंकि हमें सबूत के साथ उस इंसान को पकड़ना था। उसने ऐश्वर्या के साथ जो करना था किया, मगर अब हम ऐश्वर्या के मोबाइल पर उसकी कॉल आने का इंतजार कर रहे थे। उसने मेरी बहन से 50 लाख रुपए की रकम मांगी थी, क्योंकि वो मेरी बहन के कपड़ों का अंदाज देखकर समझ गया था कि वो पढ़ी लिखी और किसी अमीर घर की लड़की है। क्योंकि मेरी बहन हमेशा से ही स्टैंडर्ड कपड़े पहनती थी। मेरी बहन ने उससे फोन पर बात करके नाटक किया कि उसके फोटो वायरल न करे, लेकिन नवीन ने ऐश्वर्या से भी वही सब कुछ कहा जो प्राची से कहा था, और वो जो बाकी लड़कियों से कहा करता था। अब हम लोग पूरी तैयारी से थे। उसने ऐश्वर्या को रेलवे स्टेशन के पीछे वाले एरिया में बुलाया था। उस जगह भी सुनसान रहती थी। अक्सर मेरे पति सुनसान वाले इलाकों में ही पैसे लेने जाता था, लेकिन इस बार हम उसकी पूरी प्लानिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जब मेरा पति वहां खड़ा हुआ ऐश्वर्या के आने का इंतजार कर रहा था और उसने ऐश्वर्या के आ जाने पर उसे पैसे रखकर जाने के लिए कहा, तो ऐश्वर्या वहां से जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही मेरा पति वहां पहुंचा और उसने बैग को हाथ लगाया, फौरन ही मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। सबसे पहले पुलिस ने उसका मोबाइल हिरासत में लिया था। नवीन ने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। पुलिस ने जब उसके चेहरे से मफलर हटाया तो वो नवीन ही था। नवीन यही नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। मैं तभी उसके सामने आ गई। मेरी बहन और मेरी बहन की दोस्त प्राची, हम सब लोग भी उसके सामने आ गए थे। नवीन हमें देखकर चौंक गया। वो कहने लगा कि आरती देखो, मुझे गलत मत समझना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। प्लीज मुझे पुलिस से बचा लो। मैंने कहा, मैंने ही पुलिस को बुलाया है और ये सब कुछ मेरी ही प्लानिंग थी। मैं जानती हूं कि तुम इन दोनों लड़कियों को देखकर हैरान हो रहे हो। प्राची मेरी बहन की दोस्त है और ऐश्वर्या मेरी बहन है। तुमने दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हारे इरादे समझ गई थी, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हारे मोबाइल में लड़कियों की फोटोज देखी थी। तुम्हारे दिन ब दिन कामयाब होने से मैं कंफ्यूज होती रहती थी। और तो और, उस दिन मैंने प्राची से पैसे लेते हुए भी तुम्हें देख लिया था। तुम्हें याद नहीं कि जो पैसे तुमने प्राची से लिए, वो पैसे मैंने ही प्राची को दिए थे, क्योंकि ये बेचारी मेरी बहन के साथ मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। मगर तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे ही पैसे तुम्हें मिल गए। नवीन बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब उसका फोन जब पुलिस के हाथ में आ गया तो बहुत सारे ऐसे राज खुलकर आए थे, जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गई थी। नवीन ये काम काफी सालों से कर रहा था। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो चाहता तो एक कामयाब डॉक्टर बनकर भी पैसे कमा सकता था, मगर उसने अपने रुतबे का गलत फायदा उठाया। वो गुवाहाटी में भी यही सब कुछ करता था, मगर उसे वहां शक होने लगा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। इसलिए उसने शादी के बाद फौरन ही शहर में रहना शुरू कर दिया। मगर यहाँ उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो काफी सारी लड़कियों को बेवकूफ बना चुका था। वो बैंक में इतने सारे पैसे नहीं रख सकता था, इसलिए जितने पैसे लड़कियों से उसे मिलते, वो सारे ही पैसे घर में कहीं ना कहीं छुपाकर रखता था, ताकि मुझे शक ना हो कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मगर एक दिन बेड के नीचे मुझे भी पैसे रखे हुए मिल गए तो मुझे शक होने लगा था, और ये बात क्लियर हो गई थी। मेरा पति काफी सारी लड़कियों को बेवकूफ बना चुका था, क्योंकि उसने अपने केबिन में चेकअप वाले स्थान पर कैमरे लगाए हुए थे। उन कैमरे की रिकॉर्डिंग वो रात को चेक करता था। ये सारे ही काम वो अस्पताल में कर रहा था। अस्पताल में उसके साथ एक साथी भी मिला हुआ था, जो सारी सिचुएशन को हैंडल करता था। क्योंकि पकड़े जाने के बाद पुलिस की पिटाई खाकर नवीन ने सब कुछ कबूल कर लिया था। नवीन ने मुझे शादी में देखा था और मैं उसे पसंद आ गई थी। बस तभी से वो मेरा दीवाना हो गया। उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन बाकी लड़कियों को ब्लैकमेल करके वो उनको पैसों के लिए मजबूर करने लगा। वो बेचारी लड़कियां ना जाने कहां कहां से पैसों का बंदोबस्त करती थीं। कुछ अपनी माँ का जेवर बेचती तो कुछ चोरी करके पैसों का इंतजाम करती थी। कुछ ऐसी थी जिन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद को मारने की कोशिश की थी, और कुछ तो ऐसी थी जो बदनामी की वजह से खामोश होकर बैठ गई थी। मेरे पति के अरेस्ट होने के बाद
जब उन लड़कियों को पता चला कि मेरा पति अरेस्ट हो चुका है और उसके क्लिनिक को भी सील कर दिया गया, तो वो लड़कियां बहुत खुश हुई थीं और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी। पुलिस ने मेरे घर में भी छापा मारकर मेरे पति के सारे पैसे उन लड़कियों को दे दिए थे जो उस समय सामने आई थीं। काफी सारे ऐसे पैसे थे जो मेरा पति खर्च कर चुका था। मेरे पति को लंबी सजा हुई। मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली थी। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहा था, मगर मैंने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि उसकी गलती माफी के काबिल ही नहीं थी और इस तरह मेरे पति का भांडा फूट गया था। मैं बहुत रोई थी, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो एक ऐसा घटिया इंसान निकल सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत शर्मिंदा हुए थे। पापा ने मम्मी से यही कहा था कि बेटियों की शादी हमेशा देखभाल कर ही करनी चाहिए। तुमने मेरी बात ना मानकर जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया और जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बेटियों की शादी का फैसला 2-3 दिन का नहीं होता, बल्कि सारी जिंदगी की बात होती है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों के लिए सोच समझकर रिश्ते तलाश कीजिए। मैं तो आज तक डिवोर्स लेकर बैठी हुई हूँ, अभी भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैंने जिससे मोहब्बत की थी उसने मुझे धोखा दिया। वो एक धोखेबाज निकला। वो भले ही मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा था, मगर मुझे ऐसे ऐशो आराम की जरूरत नहीं थी जो दूसरों का सुकून बर्बाद करके मिले। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।